पहले के जमाने में लोग ज्यादातर नौकरियां करते थे, आज भी नौकरियां कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता सर, समझिए मेरी बात। सब मेरी बात, आपकी बात को मैं वो करता हूं जो आज के जमाने में युवा को करना चाहिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग। ये हुई ना बात। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। होलसेलर को जा रहा है, जो रिटेलर को जा रहा है, जो कंपनी वाले को जा रहा है, वो तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हें कमीशन वाला हो गया धंधा। वो तुम्हें मिलेगा। तो आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर लेगा ना, डायरेक्ट ले लेगा। तुम्हारी नजर में क्या कोई तूफान है? अरे उसकी दूसरी परिभाषा है कि आप एक दुकान से सामान जिंदगी भर खाओगे, दुकानदार 2 रुपए देगा क्या? तो हमारे तो अरे बोलो ना, चाचा की दुकान है, चाचा को जाएगा। भाई, तुम्हें क्या भाई, मिलेगा? भाई, भाई, तुम्हें भाई। क्या मिलेगा? सबके चाचा की नहीं है, तुम्हारे चाचा है क्या? बातचीत को बंद करते हैं। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। वो नातिन है जो नब्या नंदेला कुछ करके नहीं जो बेटी की बेटी है नव्या अच्छा, नव्या नंदा, नब्या नंदा ऐसी कुछ है। पता नहीं यार, शॉर्ट फॉर्म में नब्या कहते हैं। नव्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नव्या कहते हैं। तो ये बातचीत आप जैसे समझ रहे होंगे शुरू हो चुकी है। मैं सिद्धांत हूँ, हम लोग मैनपुरी में आए हुए हैं। और मैनपुरी में जब आइए तो आपको एक थोड़ा आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आपको सपा के लोग अलग बात करते हैं, भाजपा के लोग अलग बात करते हैं, कभी कभी एक ही बहस में सभी कूद पड़ते हैं। तो ये मेरे साथ जो खड़े हैं, इनको हम लोगों ने बातचीत करने के लिए बुलाया कि जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव का बेस्टियन है, जो उनका गढ़ रहा है, ये पूरा इलाका मैनपुरी, सैफई, इटावा, जो भी फिरोज़ाबाद, जो भी लगायत इलाके हैं, उनमें कैसे समाजवादी पार्टी के बेस्टियन में बीजेपी आज तक धीमे धीमे घुसने की कोशिश करती रही है, लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। फिरोज़ाबाद लोकसभा में एक बार कब्जा हो पाया है। करहल में इस पूरे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को मजबूत करने के लिए करहल विधानसभा में साल 2022 में अखिलेश यादव खुद खड़े होते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड न छूटे, और एसपी सिंह बघेल को हरा कर 67,000 वोट से हरा के भेजते हैं वापस। तो इस तरह की पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग इस पूरे इलाके में चलती रहती है। बहरहाल जब बीजेपी के लोगों से बात की जाने लगी कि वो इस पूरे गढ़ को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें एक रोचक तथ्य सामने आया। वो तथ्य ये था कि मेरे बाएं हाथ खड़े इंसान मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। मैं उनको बहस में बुलाना चाहता था, वो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, और दाहिने हाथ में खड़े लोग बहस में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि आप मोबाइल बंद करके बहस में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो और एक तथ्य से हम रूबरू हुए कि ये सारे लोग जो आसपास खड़े हैं, इसमें से अधिकतर लोग ये करणी सेना से जुड़े हुए हैं। करणी सेना का बीते साल आप लोगों ने एक घटनाक्रम के तहत नाम सुना होगा, जब करणी सेना, कई सारी करणी सेनाएं हैं देश में, उनके प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके मर्डर केस में कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, उसमें एनआईए इन्वेस्टिगेशन जारी है, एनआईए जांच चल रही है, और जो 3 प्रमुख डिमांड थी वो 3 में से तीनों अभी मान ली गई हैं, और दैट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उनको जो उनकी पत्नी थी उनको सुरक्षा दे दी गई है। और बाकी जब जांच जैसे ही चल रही है, जांच जैसे ही पूरी होगी, उसके बाद जो आएगी परिणाम आएंगे वो मैं जनता को अवगत कराऊंगा। आप किस करणी सेना से हैं? मैं सुखदेव सिंह गोगामणि जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उसी करणी सेना से बिलोंग करता हूं। और मैनपुरी के अंदर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरा करणी सेना एक परिवार जो हमने बना लिया है। जितनी भी करणी सेनाएं हैं मैनपुरी के अंदर, वो सारी एकजुट हैं और एक साथ हैं, और करणी सेना परिवार के नाम से यहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं। क्या होता है करणी सेना का? मतलब हम लोग तो टीवी में सुनते हैं करणी सेना को कि फिल्म में सीन कटवाने के लिए याद किया जाता है, ठीक है। मैं एकदम पॉपुलर परसेप्शन में बात कर रहा हूँ सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। शंकर जी, ये बताइए, करणी सेना को फिल्म में सीन कटवाने के लिए याद किया जाता है, तो दीपिका पादुकोण की कमर नहीं दिखनी चाहिए, इस पर याद किया जाता है। इस तरह के पॉपुलर परसेप्शन है करणी सेना को लेकर कि एक फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रूढ़िवादी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या असल में क्या करणी सेना आप काम करते हैं, आप बताइए ना। देखिए, ये बड़ा ही एक विसंगति मान लीजिए लोगों के बीच में जो इस तरीके की उत्पन्न हो गई है कि हम लोग एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यहाँ पर आपके ललन टॉप के माध्यम से पूरी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि करणी सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के साथ साथ 36 कौमों को लेकर चलता है, ताकि न्याय एवं सम्मान की लड़ाई में हम हर उस लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिनको न्याय और सम्मान की जरूरत होती है। दूसरी बात आती है हमारे सनातन धर्म की और राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और समाज,
और न्याय और अन्याय की लड़ाई में हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। तो करणी सेना, लोगों को लगता है कि ये राजपूतों का एक संगठन है, अराजक संगठन है या कुछ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनपुरी के अंदर जब भी जो लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं 36 कौमों के लिए, ये लोगों को बताते हैं। और हमारे यहाँ पे सनातन धर्म के नाम पे हम लोग बिल्कुल दिलो जान से लग जाते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे धर्म का, हमारे इतिहास का, हमारा संवर्धन बना रहे। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, माँ करणी जिनके नाम से ये सारे संगठन चल रहे हैं, जो आज की डेट में 5 या 6 करणी सेनाएं चल रही हैं, राजपूतों की देवी है कहा जाता है। एग्जैक्टली उन्होंने राजपूतों की दो जो सबसे बड़ी रियासतें थी, जोधपुर और बीकानेर, उनका बनाने में, उनका निर्माण करने में, उनका मार्गदर्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। इसीलिए सभी राजपूत उनको अपनी आराध्य मानते हैं और उनको बेसिकली वो हिंगलाज माता की अवतार थी। और हम सभी उन्हीं को याद करते हुए दोबारा से राज सत्ता, जो राम राज की परिकल्पना आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें हम राजपूतों को सर्वोच्च सत्ता पे रखते हुए, ताकि हम 36 कौमों के साथ न्याय कर सकें, जैसा कि हमारे प्राचीन काल के अंदर राजा किया करते थे, जिसमें सभी लोग खुश रहते थे, कोई चोरी चकारी नहीं हुआ करती थी, कोई धर्म के विरुद्ध बात नहीं होती थी, सभी की बहुएं बेटियां सुरक्षित रहती थी। इस प्रकार के राम राज्य की परिकल्पना करणी सेना का उद्देश्य रहा है। अच्छा, ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे, आप उस वाली करणी सेना से ताल्लुक़ रखते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से कभी मुलाकात हुई कभी आपकी? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई। करणी सेना का नाम आता है कि यार जाके संजय लीला भंसाली को पीट पाट दिए, इस तरह की घटनाओं में आता है। और एक और करणी सेना है को, अरे उनकी मूंछ बहुत गज्जिन थी है, गाड़ी गाड़ी मूंछ है उनकी, क्या नाम है उनका? अमू जी। हाँ, सूरजपाल सिंह अमू। हाँ, तो उनका भी है, उनके भी टीवी डिबेट के इस तरह के वायरल होते हैं कंटेंट, जिसमें लगता है कि बार बार यो इस तरह की बात होती है कि करणी सेना के लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं। कितना सही है ये? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि करणी सेना हिंसा में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन अगर कभी बात आराम से नहीं मानी जाएगी तो हम लोग उन लोगों में से हैं कि हमें तलवार उठाना भी आती है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे कि हमारी बात को, न्याय की लड़ाई में अगर हमें अपना दिलो जान लड़ानी पड़ेगी तो जान भी लड़ाएंगे, और संघर्ष करना पड़ेगा तो हम संघर्ष भी करेंगे। लेकिन कभी भी अपने महापुरुषों के साथ, जो भी हमारे पास क्या बचा है, हमारे राजे रजवाड़े रियासतें, ये हमने देश के निर्माण के लिए दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजपूतों ने अपना सर्वत्र बलिदान किया इस देश के लिए। जब अंग्रेजों ने इस देश को आज़ाद किया था, उस समय लगभग 564 रियासतें थी, और वो सारी रियासतें क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट करी गई थी। इस देश के निर्माण के लिए हमने अपनी रियासतें स्वेच्छा से भारत में विलय करी हैं। हमने 4 लाख एकड़ जमीन राजपूतों ने अपनी इस देश के निर्माण के लिए दी है, और हमने अपने हंसते खेलते अपने सारे जमींदारियां, जब यहाँ पे भूदान आंदोलन हुआ तो हमने अपनी जमींदारियां भी दे दी। आज हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास हमारे महापुरुषों का जीवन बचा हुआ है, उनसे हमें जो प्रेरणा मिलती है वो बचा हुआ है। आज की डेट में हमारे इतिहास को चोरी करने का समय आ गया, लोग हमारे इतिहास को चोरी कर रहे हैं। इतिहास कैसे चोरी होता है सर? मैं बताता हूँ, जैसे कि मिहिर भोज हैं, मिहिर भोज प्रतिहार थे, उनको गुजर लोग अपना बताते कि वो मिहिर भोज गुजर थे। राजा सुहेल देव सिंह बैस, जो कि एक बैस राजपूत राजा थे, उनको राजभर लोग कहते हैं कि ये राजभर थे। तो इसी तरीके से आप देखिए, अलग अलग टाइम पे जब आप बात करते हैं पद्मावत मूवी की, तो उसके अंदर क्या किया था, माँ पद्मावती को इस तरीके से दिखाया जाता है कि मतलब उनके खिलाफ जो सीन कटवाए गए थे, वो सीन इसीलिए कटवाए गए ताकि हमारा समृद्ध इतिहास है, हमारी जो विरासतें हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी रहना बर्दाश्त नहीं करेगी। बॉलीवुड करता है ये सब काम? बिल्कुल करता है। आप देख लीजिए इस बॉलीवुड के अंदर, जब ये छोड़ दीजिए 2014 से पहले बॉलीवुड क्या करता था, आप सब लोग गवाह हैं। बॉलीवुड, क्या हम सोच सकते थे कभी इस देश के अंदर उरी जैसी बढ़िया मूवी आएंगी? कभी हम लोग सोच सकते थे कि कभी पाकिस्तान या जो एक सेकुलरिज्म का एक चोला ओढ़े हुए राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में कभी भी इस देश की असली पिक्चर दिखाई जाएगी? कभी आपने सोचा था 370 जैसी मूवी इस देश के अंदर बनेगी जो फैक्टों पे आधारित है? कभी किसी ने सोचा था कि नक्सलवाद के ऊपर मूवियां यहाँ बनेंगी? तो बॉलीवुड ने तो यहाँ पे जो कर रखा था, उसके बारे में मैं बार बार क्या बोलूँ, हम सब गवाह हैं। 2014 के बाद से जिस तरीके का कंटेंट, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, और बॉलीवुड में जो बदलाव आया है वो काबिल तारीफ है। राष्ट्रवादी कंटेंट है सर। राष्ट्रवादी कंटेंट आया है। मैं इसके लिए पूरे बॉलीवुड को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बॉलीवुड वालों, करणी सेना वाले बोल रहे हैं शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। अरे नहीं, करणी सेना वाले शुक्रिया नहीं बोलते हैं ना, उन लोग डरते वरते थे ना करणी सेना से, इसलिए मैं बोल रहा था। अरे नहीं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, बट उन्हें राष्ट्रवादी कंटेंट बनाना चाहिए। संजय लीला भंसाली से नहीं बोले आप लोग डरना नहीं चाहिए? नहीं, संजय लीला भंसाली जी अगर राष्ट्रवादी कंटेंट बनाएंगे, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। उनका तहे दिल से किसी का अपमान नहीं सहाया जाएगा। सीधी बात ये है, किसी की समाज के लिए अपमान नहीं सहाया जाएगा। अच्छा, करणी सेना में होने के लिए राजपूत होना जरूरी है? नहीं, और मूछ रखना, मैंने करणी सेना सबको देखा मूछ सबकी होती है, गाड़ी एकदम रेख वाली मूछ एकदम। ऐसा ये राजस्थान से कल्चर आया है, बीकानेर और उधर से जोधपुर की तरफ से। अच्छा,
इसलिए उस कल्चर को बेसिकली हम सब लोग फॉलो करते हैं कि वो दाढ़ी मूछ रखना हमारी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है कि मूछें रखना, अच्छी मूछें होना, ये राजपूतों के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाया करता था प्राचीन टाइम में, और उसको हम लोग काफ़ी हद तक फॉलो भी करते रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, राजपूत समुदाय को तो आप लोग रिप्रेजेंट करते ही हैं, बहुत सारे अपनी समुदायों और कौमों को रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन राजपूत समुदाय प्रमुखतः आप रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग चुनाव में जब शुरू किए ना, अब कोई भी आ जाए इस बहस में, करणी सेना के लोग ही नहीं और भी लोग भी आ सकते हैं। अब हम लोग जब शुरू किए ना, तो हम लोग एक चीज़ देखें, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और टीवी में आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी बैठते हैं, ठीक है जी। तो ये बताइए कि राजपूतों को बीजेपी से दिक्कत है, ये इस तरह की खबरें उड़ी होंगी, आप लोग के दिमाग कान में भी गई होगी इस तरह की खबर। क्यों राजपूतों के सारे राजपूत नहीं खिलाफ, लेकिन राजपूत समुदाय में बीजेपी में के खिलाफ रोष क्यों पैदा हुआ था? क्या सुनाई दिया था आप लोग को? कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा, और भी लोगों को बोलने दीजिएगा। अरे आप बुलवाइए जिसको बुलवाइए। पुरुषोत्तम रूपाला के जो बयान जो गुजरात में उन्होंने दिया, उसके बयान की वजह से बता रहे हैं कि मतलब राजपूत समाज में दोष पाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से। और इसका धनंजय सिंह का भी फैक्टर है क्या? धनंजय सिंह जो जौनपुर वाले। नहीं, धनंजय सिंह का कोई फैक्टर नहीं है, केवल पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के ऊपर। क्या था बयान यार? वो बयान वो उन्होंने बेटी के बारे में, राजपूत समाज की बेटियों के बारे में गलत कहा था। राजपूत समाज की बेटियों के बारे में गलत कहा था, इस वजह से डिसकंटेंट हुआ था। Yes. और यहाँ से पास में लेकिन उसका केवल गुजरात में ही असर है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ नहीं है। उसका असर केवल गुजरात में कुछ सीटों पे ऊपर दिखाई दे रहा है। यूपी में सर नहीं, यूपी में नहीं बढ़ रहा। यूपी के राजपूत क्या है, कहाँ किधर? बीजेपी के साथ है सारे, पूरा समाज। आप लोग बीजेपी के साथ हो? पर हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, वो खुद राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो हम सब लोगों के लिए तो वो सबसे बड़े बाबा जी हमारे, उन्होंने न्याय किया है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि संत की कोई जात नहीं होती है, तो इसीलिए बाबा जी ने जो काम किया है, यहाँ पे भयमुक्त समाज का निर्माण किया है। जो गुंडे माफिया यहाँ पे घुमा करते थे 2012 से 17 का मैं शासन बताता हूँ कि किसी भी टाइम पे आप खुलेआम यहाँ पे, अखिलेश जी सीएम थे जब? बिल्कुल मैं समाजवादी पार्टी के टाइम का आपको समय बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी भी तरीके से भयमुक्त समाज का टाइम नहीं था। गुंडे माफिया कभी भी चैन स्नैचिंग कर ले जाते थे, बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं थी। थानों के ऊपर आप चले जाइए जाके, तो अपराधियों की आप जल्दी से आपकी FIR तक दर्ज नहीं हुआ करती थी। तो उस, और केवल यहीं पे नहीं, मैनपुरी की बात छोड़ दीजिए, आप बड़े चलिए, हम लोग बड़े मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों को ऐसे ब्रांड नेम लिया जाया करता था जैसे कि ये बहुत बड़े महापुरुष रहे हों। उनको वहाँ पे सांसद बनाया जा रहा, उनको वहाँ पे विधायक बनाया जा रहा था। और ये कौन? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यही लोग उनको टिकटें दिया करते थे। बीजेपी में एक भी गुंडा मवाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी में नहीं है गुंडा मवाली। क्यों नहीं है? बीजेपी में है तो उनके ऊपर अंडर ट्रायल हैं, जहाँ पे भी वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि बीजेपी का विधायक था जो गौड़, वो पकड़ा गया, आज की डेट में जेल में है। उसकी विधानसभा वाला कुलदीप सेंगर की बात करूंगा मैं आपको। कुलदीप सेंगर खुद एक राजपूत हैं, लेकिन बाबा जी के न्याय में बचेंगे कोई भी नहीं। अगर किसी ने भी कर दिया है, चाहे वो राजपूत हो, विकास दुबे, वो तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के बावजूद अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया, अगर कोई भी चीज ऐसी की जो शासन की मंशा के खिलाफ है या न्याय के खिलाफ है, तो आपको ठिकाने लगना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी बने रहे। गुंडे की जात थोड़े होती है। मैंने क्या, कोई भी बने रहो, कोई जात नहीं होती, मैं फिर कोई भी बने रहो। और आप जब गुंडे की जात की बात कर रहे हैं यार, तो लोग बोलते हैं ब्रजेश सिंह क्यों बाहर टहल रहे हैं? ब्रजेश सिंह बनारस वाले, वो बाहर को टहल रहे हैं, वो मेरे ही शहर के हैं, मतलब शहर मेरे ही शहर में रहते हैं, तो बोलते टहलते क्यों हैं बाहर? उनको नहीं, बाबा जी क्यों नहीं चाबी कस रहे हैं? अच्छा, तो ब्रजेश सिंह जी को कोर्ट ने उनको बेल दी हुई है, और जो मामले अंडर ट्रायल हैं, जो सब जुडिस मैटर्स हैं, उनके ऊपर बाबा जी क्या करेंगे? जब तक अंडर ट्रायल मैटर्स हैं, वो बेल बॉन्ड भर के आए, जमानत लेके आए माननीय न्यायालय से। और इस देश के अंदर न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, उसका सम्मान रखा जाएगा और न्यायालय की अवमानना कभी नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे ये बात होती है जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय से आते हैं, और अब यूपी में दो तरह के इल्ज़ाम एक दूसरे पर सपा और भाजपा लगाती रही हैं। भाजपा कहती रही कि यूपी में जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, सैफई के परिवार का राज था, तो यादवों की सरकार थी, नियुक्तियों में यादव और पदाधिकारियों के पोस्ट पे यादव, इस तरह की चीज़ें हुई। और 17 में सत्ता चेंज होती तो कहा था कि ठाकुरों की सरकार है, ठीक है, ठाकुरवाद किया जा रहा है, ठाकुरों को वरीयता दी जा रही है, नियुक्तियाँ की जा रही हैं। ये इल्ज़ाम तो सुनते होंगे ना यार आप लोग? हैं? बिल्कुल सुनते हैं। तो कैसा था? अभी ऐसा नहीं है कि अब राजपूत का नहीं होता है क्या? फेवर नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, कोई फेवर नहीं है साहब, कोई आरक्षण नहीं। कहाँ आरक्षण है राजपूतों के लिए? आप बताइए। राजपूतों को बिल्कुल चाहिए, क्यों? हम लोगों के बच्चे गरीब नहीं होते क्या भाई? हम लोगों के बच्चे गरीब नहीं है क्या? गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए।
एजुकेशन में मिलना चाहिए, सर्विस में मिलना चाहिए। आज तक तो कहीं नहीं मिला, किसी सरकार ने कोई मुद्दा ही नहीं बनाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। किसी ने राजपूतों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। भाजपा ने भी सोचा। कुछ नहीं सोचा। आप बताइए, कभी तक कोई प्रश्न उठाया हो किसी तरीके का? आरक्षण के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। तो राजपूतों के लिए सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी चल रही है इधर बीच? नहीं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। राजपूतों के लिए क्या किया ये नहीं, बताइए। राजपूतों के लिए नहीं किया, बट उन्होंने देश के लिए तो किया ही है। देश के लिए तो किया ही है। जरूरी नहीं है कि विशेष वर्ग के लिए कुछ जो है वो करें, लेकिन जो फिर भी देश के लिए तो कर ही रहे हैं कुछ। देश के लिए तो कर ही रहा है, तो राजपूत समुदाय इससे संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट है, हमारे लिए नहीं हो रहा, देश के लिए हो रहा देश है। के लिए कर रहे हैं साहब। उनके क्या आपने जो कहा था कि जो ठाकुरों की पार्टी है, आपने कहा था बीजेपी की, बाबा उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जो आपने बोला था कि यादवों की एक पार्टी चलती है तो वो डरते नहीं है। भाई हम हमारे ऊपर डाल के हमारे ऊपर मुकदमा मत करवा देना, है ना। हम बोल रहे हैं ऐसा आरोप लगता है, तुम हम ही को लपेटवा दो अभी आज यहाँ पे मैनपुरी में। अभी बात क्या कहा था कि जो योगी जी हैं, ठीक है, योगी जी के बुलडोजर से हर कोई डरता है। ये आप ठाकुर जो मतलब कोई भी हो जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो हर व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद, सब डरते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत ना कर बैठे हैं कि हम अपना घर खो बैठे। तो उनके बुलडोजर, उनके ऐसे वो प्रतीक बन चुका है बुलडोजर, जो हर समाज को हिम्मत दे रहा है। आजकल हर कोई गरीब, कोई किसी को कोई दिक्कत होती है, वो जाकर उनके पोर्टल पर शिकायत कर देता है। बुलडोजर चलवा दीजिए। हम उन्हें सुना जाता है, शिकायत कर निस्तारण करिए। पहले कहते लोग डरते थे, जैसे प्लॉट लेते थे तुरंत पोजीशन लेते थे जाके कि हमने प्लॉट कहीं खरीदा है तो पहले बाउंड्री कराएंगे जाके। अब सब खरीदते हैं, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं करवा रहा। तो पहले क्या होता था? पहले कब्जा होता था। कौन करता था? जो करते होंगे लोग। तो आपने कहा था किसी भी गुंडे की जो ज्यादा ताकतवर हो, जहाँ ताकतवर कब्जा कर लेता था। कौन था वो? मतलब यहाँ मैनपुरी में कोई था ऐसा? बहुत थे। कौन? अब तब हम नहीं थे। यार तुम नहीं थे यार, नहीं था, बहुत थे। उस टाइम पे हम लोग छोटे थे, 2014 की बात थी तब। उससे पहले जो था सत्ता में था, लेकिन अब भय मुक्त है। अब थोड़ा हिम्मत है, हर व्यक्ति, हर कोई भी उसमें गलती हिम्मत अगर कोई इंसान करता है, किसी भी सरकारी महकमे में हम लोग जाते हो, कोई भी गलती करता है तो उसको ऑनलाइन हम लोग शिकायत डाल देते हैं। 24 घंटे के अंदर वो अधिकारी खुद आपको बुलाएगा कि मेरी क्या गलती है। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था, तो मैंने उसको डाला, उससे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सरकारी पोर्टल पर जाकर शिकायत डाल दी। 24 घंटे के बाद मेरे पास फोन आया, उसको बुलाया गया। जब पूरी निष्कारण व्यवस्था ओके हो गई तब मैंने उसको छोड़ा, एप्लीकेशन लिखी। शिकायत लेके जाते तो क्या होता कुछ था? नहीं होता था। शिकायत करें कहाँ, किसी डायरेक्ट किसी अधिकारी के सामने करें, कुछ नहीं सुनता था। सीएम तो यहीं टहलते रहते होंगे यार इसी क्षेत्र में। आपको किसी से आप मुंह से कहिए, कोई सुनेगा? आपको लगता है जब ऊपर से नीचे पोर्टल पे पड़ी होगी, हर आदमी देखता है उसकी आईडी पे कि ये शिकायत कहाँ से आ रही है, तब वो निस्तारण होता है। अभी आप मीडिया से कोई बात मत करिए और कहीं कुन्ने में बैठ के एक बात कर दीजिए, वो सॉल्व हो जाएगी। जब पूरा देश देखेगा उस बात को, तब वो सॉल्व होती है। सबसे अच्छी पावर यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, रोजगार पे क्या सोचना है आप लोग का? देखिए मामला मैं थोड़ा सा, मैं हो सकता है रोजगार पे गरमा जाए मामला, युवाओं की राय अलग होगी आप लोगों से। रोजगार पे क्या सोचना है यार? हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लड़के घेर के बोल रहे हैं, सर पूछ लीजिए बीजेपी वाले मिले तो नौकरी का नहीं दे रहे हैं हमको। पर्चा लीक का हो जा रहा है यूपी में। इतनी बढ़िया सरकार, इतना बढ़िया कानून व्यवस्था, एलडोजर बुलडोजर कुल चल रहा है, लेकिन यार पर्चा वाला जो उसका ताबूत नहीं होता, क्या होता है, संदूक होता है। हाँ, संदूक का ताला कहाँ से, कौन चाबी कौन उसका घेरवा दे रहा है बार बार कि पर्चा लीक हो जा रहा है? बताओ यार, कहाँ भर्ती कहाँ अटकी? बताओ तुम गुरु, तुम ललायत हो थोड़ा, बताओ। पर्चा लीक की आप बात कर रहे हो, पर्चा लीक तो हुआ, लेकिन फिर हमारे ऊपर मत डालो। मतलब आपने जो मैनपुरी है ये, हम लोग लड़का बोल रहा हाँ, है, वो सब बोल रहे हैं साथ पर्चा लीक की बात जो कर रहे हैं। पर्चा लीक हुआ, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन पेपर लीक होने की, कैंसिल होने की भी एकदम बीजेपी सरकार ने की है। जो पहले होता था, पर्चा लीक होता था, उसके साथ मतलब भर्ती होती थी, कोई निष्पक्ष नहीं होता था। अब पर्चा अभी ज्यादा होता था, पर्चा लीक हुआ, लेकिन पेपर भी कैंसिल कर दिया गया है बीजेपी की सरकार के द्वारा। ज्यादा होता हल्का फुल्का हो रहा है, चल जाएगा। नहीं चलता नहीं, पर्चा लीक हुआ, कैंसिल कर दी गई भर्ती। पहले तो जुगाड़ के जरिए मतलब लिस्ट बन जाती थी, जो मतलब मंत्री द्वारा, जैसे शिवपाल सिंह यादव वगैरह जो मंत्री होते थे उनकी अलग लिस्ट चल रही है, और भी सांसद थे लोकल के, उनकी अलग लिस्ट चल रही है। ये होता था, जिनकी जुगाड़ चलती थी वो भर्ती हो जाते थे। लेकिन अब तो पर्चा लीक हुआ, लेकिन भर्ती मतलब तुरंत कैंसिल कर दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। और लोग इतना महंगाई पे जो बोल रहे हैं, वो महंगाई तो ये इन्फ्लेशन है सर, वो तो बढ़ेगा ही करेगी। हाँ, वो तो समय समय के अनुसार बढ़ेगी। जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई आती रहेगी, बस दिवाली पे सिलेंडर का दाम कट जाता है। इन्फ्लेशन आपको भी जानकारी, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, चीज आगे जाएगी, घटाई जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर घटाई जाएगी। तो वो इंटरनेशनल मार्केट है ना, तो उस पर डिपेंड करता है ना। मोदी जी उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल में महंगाई बढ़ रही है, 4 जगह युद्ध चल रहा है,
लगे हैं, मोदी जी भी लगे हैं अपने स्तर पे। मोदी नहीं हो गए, मोहल्ले का लड़का वगैरह लगे रहो लगाव लगे। है। हर एक को उनसे लगाव है, ये और नेताओं से नहीं है। ये बच्चे हैं, ये भी मोदी जय मोदी, इन सबको लगाव है। ये आपने भी देखा होगा, लगाव पता नहीं कहाँ से पर है सबको। हम कौन होते लगाव न आप देखने वाले मीडिया भाई? हैं। आपको किसी से लगाव नहीं होगा, आप सत्य पे हैं। हमको कोई लगाव नहीं किसी से यार। लेकिन और सबको लोगों को लगाव है। जो देखिए, आपने बेरोजगारी के ऊपर बात की, तो मैं आपको बता दूं, इसी सरकार के द्वारा शिक्षक भर्तियों में 68,500 और 69,002 भर्तियां निकाली गई टोटल। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ इस समय। और इसी सरकार ने पुलिस भर्ती भी निकाली जिसमें पेपर लीक हुआ। आपको बता देता हूँ कि आज की डेट तक लेकिन ये मैं आपकी ईमानदारी का कायल हूँ। इसी सरकार ने शिक्षक भर्ती लगाई, पेपर लीक हो गया। इन्होंने एक साथ में जो बोला है। मैं पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस भर्ती की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर 200 से ऊपर गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। एसटीएफ ने 200 से ज्यादा गिरफ्तारी की। ये केवल और केवल, आप देखिए, ये केवल और केवल कठोर शासन की वजह से हुआ है। और वो कठोर शासन हम सबको दिखाई दे रहा है कि जहां पे 200 से गिरफ्तारी हुई और संसद द्वारा, यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा संसद के अंदर बिल बना के नकल माफियाओं के खिलाफ इतना बड़ा कानून जो लाया गया है ना, वो केवल और केवल उन नकल माफिया के खिलाफ लाया गया ना। साइकिल से भी हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। और जो है एक कॉपी भी लगा है पीछे। कॉपी लगी है, शॉर्ट हैंड की कॉपी, हम शॉर्ट हैंड सीख रहे। शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, क्या करना है आपको? जो है यूपी SSSC की जो है एक वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, इसके लिए लगे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुल है। और सर जो है एक जो हम बता रहे यूपी SSSC आयोग, ये एक ऐसा आयोग है, इसमें जो वैकेंसी आती 5-8 साल से पहले पूरी वैकेंसी फाइनल नहीं होती सर। एक वैकेंसी जो है जेई की आई थी 2018 में, प्री हो गया उसका, मेंस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। 24 जो है चल रहा है। प्री कब हुआ था? प्री जो है अभी 21 में 22 में हुआ प्री, और 24 आ गया। अभी मेंस जो है मेंस भी हो गया, मेंस का रिजल्ट नहीं आया। सरकार आने तो आ जाएगा। अब सर सरकार क्या, दो सरकार आपने 10 साल होने जा रहे सर। इसी तरह का जो झुंझुना दिया जाता है सर, युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। बस हम लोगों को क्या रोजगार चाहिए, जो रोजगार देगा हम उसी को वोट देंगे। 10 साल और दे दो, बस हो जाएगा। बाकी बात इस लायक ही नहीं रहोगे, इस लायक ही नहीं रहोगे जो कुछ काम करने लायक रहोगे। फिर बेरोजगारी और चरम सीमा पे जाएगी। सरकाज़म है। हमको लगा बोला कि भर्ती कंप्लीट करेंगे, बाइक व्यंग कस रहे थे। 10 साल और तो हो जाएगा। बताइए सर, 10 साल बाद क्या होगा अगर युवा 18 से 25 के लिए एलिजिबिलिटी हो, 25 साल बाद आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। हम 10 साल देखेंगे तो 35 साल के हो जाएंगे। वो तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात वही कर रहे हैं, थोड़ा सा कटाक्ष कर रहे हो। थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, समझ कोई दिक्कत नहीं। सर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई। ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग अधिकतर लोग यहाँ पे बीजेपी के समर्थक भी हैं। ये लोग बोल रहे हैं, मतलब इन लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, तो समर्थक तो बोलेंगे ही कि मतलब बेरोजगारी पे और उस पे बोलेंगे ही नहीं। वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में पर्चे लीक होते नहीं। वो आज का युवा जो है बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, क्या अभी मैं सर रोजगार पे बात कर रहा हूँ सर। 72,000 जो है पद हटा दिए। मैं ये बता दूं, ये लोग ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में पर्चे लीक होते तो पता भी नहीं चलता था कौन किया, कोई पकड़ा नहीं जाता था। पहले की सरकार में ऐसा होता था, इसीलिए तो हम लोगों ने सरकार बदली थी, बीजेपी की सरकार इसीलिए तो लाए थे। अब 10 साल हमने इनको मौका दिया, अब वो ये काम कर रहे तो हमने मतलब फायदा किया हुआ सरकार को बदलने का। कहने का मतलब ये है, ये केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं बस बेरोजगारी पे, और ये नहीं बोलते। अग्निवीर देखो, अग्निवीर गांव में ज़्यादातर लोग मतलब जाते थे सेना में, तो एक उनको उत्साह मिलता था, ठीक है कि हम जाएंगे सेना में, जाएंगे भर्ती होंगे। अब इन्होंने अग्निवीर लेके 4 साल का कर दिया और खुद 74 साल के हो गए पीएम नरेंद्र मोदी जी, और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो बताइए सर ये क्या है? क्या बोल रहे हो भाई, बताओ। 15 में भी वोट जो है रोजगार को लेके दिया। 2 करोड़ आशा थी कि मिलेगा, कुछ नहीं मिला। 15 में कौन सा चुनाव था? 14 में 17 में भी दिया। एक ही 24 भी आ गया सर। 24 में भी कुछ नहीं जो है वो मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, उसमें कुछ नहीं हुआ के लिए है। बिल्कुल हाँ, कांग्रेस ने जरूर दिया, लेकिन इस बार बहुत देख लिया मोदी जी को। लेकिन इस बार बदलाव चाहता है जो है यहाँ का युवा, और बदलाव होके रहेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पढ़े हो? कांग्रेस मैनिफेस्टो, बीजेपी में दोनों मैनिफेस्टो पढ़े हो? पढ़े नहीं सर, वो रोजगार की बात कर रहे। यहाँ तो मंदिर मस्जिद नहीं है, व्हाट्सएप का चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े ना भैया।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आप मुझे बताइए कौन सी सरकार ऐसी हो सकती है जो 100% युवाओं को सरकारी रोजगार दे सके? मुझे आप ये बता दीजिए। और छोड़ दीजिए 2014 से पहले सारे के सारे डीएम थे का यहाँ पे, सारे के सारे कलेक्टर थे का? ये कोई नहीं। तो सरकारी नौकरी क्या होता है कि हमेशा एक सर्टेन परसेंटेज होती है, उसी में मिलेगी। अगर आप में टैलेंट है, फाइट करो, कंपटीशन में निकलो। कि भर्तियां क्यों नहीं हुए सिलेक्शन? क्योंकि आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं थे। आप इन लोगों से पूछिए कि क्या इस सरकार में कोई भी भर्तियां नहीं हुई? लोग जो एलिजिबल थे वो लगे कि नहीं लगे? मेरे खुद के दोनों दोस्त लगे। हम लोगों के लगे, एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहा है, दूसरा इनकम टैक्स में कर रहा है। मेरे खुद के दोस्त कर रहे हैं। भैया लगे पुलिस में, भैया लगे पुलिस में लगे। और क्या शादी हुई भैया आप ही के यहाँ से पता चलता है कि 80% बेरोजगारी है भारत में। प्राइवेट आईटी सेल बगल में है दिल्ली, काहे को सरकारी नौकरी चक्कर में पड़ेगा? दैनिक जागरण कोई फेक खबर थोड़ा छापेगा। अरे तो दैनिक जागरण तुम अगर दमदार हो, लल्लन टॉप कोई फेक खबर थोड़ा अरे दिखाएगा। देखो ये आए हैं तभी बदलाव आया है। कुछ भी बात चल रही है तभी बदलाव आया है। हाँ, क्या तुम कुछ बोल रहे थे भाई? हाँ, मैं कह रहा था रेलवे में 72,000 पद खत्म कर दिए इन लोगों ने। और पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो इन्होंने पेंशन खत्म की। जब मोदी जी आए तो इन्होंने 4 साल की अग्निवीर कर दी, 72,000 कर दिए, पद खत्म कर दिए। तो अब धीरे धीरे ऐसे अगली बार इनको फिर से बना दिया तो पुलिस भी खत्म कर देंगे ये। क्या मैं अग्निवीर के ऊपर बोलना चाहता हूँ। अग्निवीर के ऊपर मैं भैया का जवाब देना चाहता हूँ। मैं इनको बता देता हूँ कि मैं खुद 25 साल 6 महीने भारतीय सेना में नौकरी करके आया हूँ, तो मैं आपको बेटर जवाब दे देता हूँ। हर सेना के अंदर, भारतीय सेना की बात करते हो तो आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो वो है 12 लाख पद उसके लिए बनाए गए हैं। और एयरफोर्स के 1,10,000 बनाए गए हैं और नेवी के 70,000 पद बनाए गए हैं। उन पदों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है बनस्पति उसके, चूंकि हमको अपने यहाँ पे रिजर्व फोर्सेस बढ़ानी है। तो इन्हीं में से कितने जो अगर 100 वैकेंसी निकल रही, अब वहाँ पे 400 वैकेंसी निकल रही हैं और उन्हीं में से 25% जो लोग हैं वो रेगुलर पद जो हमारे पहले रिटायरमेंट हो रहे थे उनके अगेंस्ट में वहाँ पे की जा रहे हैं। और जो बचे हुए जो 75% जो वैकेंसी है जो हमारे युवा हैं वो ऑलरेडी CAPF जो भी हमारे यहाँ पे अर्धसैनिक बल है उसके अंदर जाएंगे या फिर वो कहीं जाएंगे स्टेट पुलिस वगैरह में, कहीं पे भी उनके लिए आसानी हो जाती है। और वो युवा लगभग 20 से 25 लाख रुपए इन 4 साल के अंदर कमा के आता है। तो ये कैसे हो गया कि नौकरी खत्म कर दी, ये कर दिया? वो तो केवल और केवल उन्होंने क्या कर दिया, एक उसका सृजन किया है। अभी ये 25 लाख बता रहे कि 4 साल में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। अभी जैसे मान के चलो घर में 3 या 4 बहनें होंगी, उनकी अगर शादी भी होती है ना तो वो भी आज के टाइम पे 75,000 सोना हो गया ना आज के टाइम पे। अगर लड़की की शादी है क्यों करना है? नहीं, लड़की कुछ भी करे यार। अरे भाई क्यों क्या कर रहे? अरे मैं वो बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं 25 लाख रुपए हैं जैसे आ गए, तो आज जैसे शादी होती है 3 लोग हैं, जैसे 3 लड़कियां हैं, तो वो शादी कैसे होगी? वो कहने का मतलब ये है। जब पिताजी पढ़ा लिखा के 25 लाख नहीं दे पाते हैं और सरकार 25 लाख दे रही तो क्या बुरे हैं क्या? 4 साल में 25 लाख नहीं दे रहे, वो तो 10-11 लाख दे रहे हैं। अभी 25 लाख आप बता रहे हैं, 10-11 लाख की बात हुई थी। 10-11 लाख क्या करेगा? 4 साल के बाद क्या करेगा वो युवा? आर्मी में 4 साल नौकरी करने क्यों नहीं दिया जा रहा? शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? जो शहीद हो रहा लड़का अग्निवीर में, उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? उसके साथ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। 4 साल उसकी उसे पहचान नहीं मिले, शहीद का दर्जा नहीं अग्निवीर में दिया। एक लड़का शहीद हुआ तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अग्निवीर में शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, वो ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं सर? वो अपनी हो जाएगा उनको दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं जो परमानेंट हो जाएगा उसको दिया जाएगा 4 साल बाद। जो रिटेन किए जाएंगे 25% रिटेन किए जाएंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% 4 साल बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा ना। खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा उसका? 4 साल के अंदर अगर दुर्घटना हो जाती है, शहीद हो जाता है तो क्या होगा? उसके लिए मतलब उसके लिए कुछ व्यवस्था किया है शायद उसमें? नहीं, अभी 1 करोड़ की राशि ऐसा कुछ उसके लिए 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। और उसको क्या चल रहा है अंकल जी? तो लड़ते उड़ते सब बोलना, देखिए कोई नहीं लड़ेगा। सब इतना सपा भाजपा करते हैं, गाना वाना नहीं सुनते मैनपुरी के लोग? सुनते सब हैं, बोलते नहीं है सब ना सर बोलते नहीं। और एक बात अरे और अंकल जी बहुत जरूरी बात हो रही है, गाने वाने की बात हो रही है। आप गाना सुनते हैं? नहीं, हम नहीं सुनते, क्यों? थोड़ा बहुत सुनते हैं। लास्ट क्या कौन से वाले मैनपुरी वाले नहीं है क्या जी? मैनपुरी गाना नहीं सुनते हैं? नहीं, मैनपुरी सुनते हैं। सफाई गए थे सिर्फ भाई गए महोत्सव में, सही था वहाँ तो बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। वहाँ पे डांस भी हुआ करता था, डांस बंद करा दिया गया है। वहाँ पे तो ये जितने युवा हुआ करते थे उनको नाचने की एक ट्रेनिंग, एक एकेडमी खोल दी गई थी जब तक सरकार चलती थी। अच्छी बात है यार, नाचना अच्छी बात होती है। वहाँ से करोड़ों रुपए उड़ाए जाया करते थे। और किसान जितने शहीद हुए हैं, अभी जो वो चला था
किसान की बात कर लेते हैं, जरूरी है किसान की बात। ये बोले हैं मैं सैफई में करोड़ों रुपया उड़ा के लोगों को डांस सिखाया जाता था। अगर सच में डांस सिखाया जाता तो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ डांस सीखना चाहिए लोगों को। सर कुछ कमियां हैं तो अच्छाइयां भी। सैफई में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है वहाँ पे। मैं नहीं आता है कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है, वो समाजवादी पार्टी का कार्य है। अगर बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य किया हो तो हम वोट देंगे। 10 काम बता दें बीजेपी वाले तो ये बता दो, अभी जो फौजी मरे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवादियों को, घर में घुस के मारा गया है। कौन किसको मारा सैफई में? आतंकवादियों को। जब अभी पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा जो हमला हुआ था, हाँ, वो किसके कारण हुआ था ये आप बताइए। पुलवामा जो हमला हुआ था वो आप बताइए। मोदी के कारण हुआ था। क्या मोदी ने आतंकवादी भेजे थे कि उड़ाओ फिर हम मारेंगे तुम्हें घर में घुस के? ये तो बता दो तुम, अब हमारा तो जवाब दो आप। सत्यपाल मलिक साहब जो है पहले उनके गवर्नर थे बीजेपी के, उन्होंने बोला था कि ये हमारी कमी है। बोला था उन्होंने कि नहीं बोला था? तो जब उनकी बात अगर मान लेते तो शायद ये हादसा टल जाता। हाँ, शायद वो हेलीकॉप्टर मांग रहे थे, नहीं दिया था टाइप का, ऐसा कुछ बोला था कि नहीं बोला था? अच्छा, अब ये बात नहीं। एक सेकंड, मैंने जितनी सुनी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। अरे वो अपनी जानकारी सबसे बता रहा है। आज मैनपुरी में इतनी गुंडागर्दी नहीं है। पहले ये थी कि किसी ने बदतमीजी कर दी, तमंचे से उड़ा दिया गया। बीच रोड पे खत्म, बीच रोड पे मारा गया। बीच रोड पे पहले मारा। पहले पुलिस ढीली डाली थी, अब पुलिस भाई लड़का कुछ बोल रहा है। पहले पुलिस ढीली डाली थी। पहले पहले ढीली डाली नहीं, अब ऐसी तैसी मार रही है। पहले कहीं बीच रोड पे कहीं भी कुछ बोला तो सामने एनकाउंटर कर दिया। अब थोड़ी सी सख्त हुई है, पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो गया है। अभी पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? देव यादव। देव, कितना उम्र है तुम्हारा? 17। लास्ट टाइम मर्डर कब देखे तुम सैफई में? सैफई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मैनपुरी की। अरे हल्ला सुनो यही हाल था, जहाँ भी देख लें आप, था यही हाल था। तुम देखिए हो, सुने हो मैनपुरी मर्डर वर्डर? हमने जहाँ तक अपने बुजुर्गों की सुनी है, यहाँ पे एक बार मेला लगा था, किसी में गोली मार दी गई थी। क्या उखाड़ लिया उस इंसान का? किसी ने कुछ नहीं कर पाया था। तो ऐसे तो डेली मर रहे हैं, उसके लिए क्या करो? कौन सी सरकार रोक लेती है? कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, ऐसे मर्डर तो होते रहते हैं। एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन ले ले रही है। एक्शन हुआ था क्या? मणिपुर में एक्शन हुआ था। मोदी जाए अपना कच्चा उतार के लड़िया लेके। मणिपुर में एक्शन हुआ था। अब ये है, अब एक्शन लेते पहले। नहीं, मणिपुर में एक्शन हुआ था। अरे यार सुनो, ऐसा है, सुनो ऐसा है। अरे सुनो, बहस में जो भी हो, मेरी बात सुनो, बहस में जो भी हो, घर जाके बढ़िया गर्म पानी में नमक डाल के गुनगुना गरारा करना, ठीक है? अब मस्त गलगल एकदम गला गर्म हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है? उससे अच्छा लगेगा। सीधा बेरोजगारी, बच्चों को काम मिलना चाहिए। 80 करोड़ को अनाज बांटने से कुछ नहीं होगा, 80 करोड़ को काम देने से होगा। मेन चीज ये, अनाज बांटने से कुछ नहीं होने वाला। आप काम लीजिए। ये बताएं, सुन 4 बार सुन लो बात, सुनिए। 4 बार यहाँ के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री 4 बार रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। इस मैनपुरी की धरती पे अगर उन्होंने 4 फैक्ट्री लगा दी होती, 4 फैक्ट्री, तो लोगों को आज यहाँ भटकना नहीं पड़ रहा होता। एक फैक्ट्री लगाई। एक मिनट मैं मैनपुरी के अंदर, हम यहाँ पे इस समय लोकसभा का चुनाव है। पत्रकार बंधु भी केवल और केवल मैनपुरी का कवरेज करने के लिए आए हैं। मैनपुरी के अंदर एक फैक्ट्री अगर लगा दी होती, एक फैक्ट्री, अरे इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जाके केवल और केवल। अगर लोगों को बेरोजगार धंधा खोल रखा है, बेरोजगार रहेंगे तो हमको वोट देंगे। मैनपुरी के अंदर आप मुझे बताइए, इन्होंने केवल अपने क्या बना दिया? तो उसमें रोजगार क्या हो गया? क्या बीमार हो गया? भाई पढ़ रहे जाएंगे भाई, वैसे युवा है क्या तो किया है। एक सेकंड, हम लोग, अरे सर नाम धर्मवीर है। अरे सुनो, हम आपकी बात, अरे बात तो सुनो। बोलो धर्मेंद्र। चलो, उन्होंने धर्मेंद्र नहीं, धर्मवीर बताओ भाई। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, कम से कम इतना तो किया है। वहाँ पे लोग प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, वो तो कमा रहे हैं। सैफई में कम से कम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उन्होंने पहले बीएड को मान्यता दी टीचर में, अब बीएड जो कर लिए, लाखों लोगों को बीएड करा दिया। अब उन्हें कम से कम नौकरी, बीएड कराने के बाद कैमरा आप कीजिए भैया, उधर देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
और सर मेरी बात सुनो, हर वर्ग दिख रहा है नहीं सर से पूछो, सर बताएंगे हमारे। हाँ सर, क्या सर से क्या पूछना है? वो जो पूछ रहे थे आप। नहीं नहीं, अब तुम बताओ क्या पूछ रहे थे हम? अब आप भैया बता रहे थे कि हमने बीएड कर लिया है और बीएड करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बीएड करके जोमेटो चला तो रहा हूँ, किधर हाँ। लगा भैया जी, लगा ये देखो जी, इधर को चला रहा हूँ। पढ़ते तो जितने ज्यादा उससे ज्यादा, लेकिन जब नौकरी भी नहीं मिल रही तो आई नहीं, तो क्या करें बताओ। बीएड किया हुआ है आपने? अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बीएड किया आपने? कहाँ से? धीरेन्द्र पाल से। धीरेन्द्र टेट पास, जब टेट सुनो ना, अभी खत्म हुआ है ना, है सी टेट पास। अरे सुन लो, सुन इनकी बातें झूठ बोल रहे हैं, मैं क्या सुनूं? अरे सुन तो लीजिए। 68,500 अरे भाई, 70,000 में कोई अभी खत्म किया, अभी खत्म किया, हम आपकी बात मान रहे हैं, अभी खत्म किया सर, अभी खत्म किया। धीरे, अरे भाई सुनो, ऐसा है, तुम्हारी बात सुनेंगे और हम, अरे सुन लो, चुप रहो। और कोई बात इंसान बोला है ना, हम उसको सुन लिया जाए पूरा। हाँ, क्या तुम्हारा नाम क्या है भाई? धर्मवीर। बीएड कब किए दोस्त? मैंने किया था बीएड 2016 में। यहाँ से? है धीरेन्द्र पाल से। ठीक है। ये जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि टेट पास हुआ था? हाँ, टेट पास मैंने 2 बार पेपर दिया था, सी टेट पास हूँ। सी टेट पास है, जो केंद्र करवाता है। भर्ती आई थी? क्यों नहीं तुम्हारी भर्ती क्यों नहीं हुई तुम्हारी? सुनो, अब उसकी भी मैं बता रहा हूँ, 16 में बता रहा हूँ। मान लो मेरी फैमिली है, पिताजी एक्सपायर हो गए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां, महंगाइयाँ यहाँ तक हैं, ठीक है, कहाँ एक पूरी बात ही नहीं सुनोगे, ठीक है। मैंने 10 बीघा आलू किया था अभी, ठीक है, अरे पूरी बात तो सुनो ना। आलू महंगा था, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। ये भाई टेबल पे पढ़ाई भी कर रहा है, अपने रह रहे खेतों पे भी, और ये योगी बाबा के सांड वगैरह, इन्हें रखाना वो ही खा जाते हैं, उनसे ही नहीं फुर्सत हो पाती है, तो पढ़ाई करें कहाँ से हम? तो आपको और आप ये बोल रहे हैं आपको जोमेटो चलाना पड़ रहा है, तो अगर आप जोमेटो को भर्ती आए तो जोमेटो चलाना छोड़ देंगे? तो तैयारी भी करेंगे अपनी, भाई रोज बेरोजगारी इतनी है, क्या करें, कमाई भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे। इसके अलावा क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, यही करता हूँ, अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ साथ में। घर में कौन कौन है? हम है, मम्मी है, और शादी हो गई, बीवी है, बच्चे हैं। इनका उद्देश्य ये है कि 2 बार भर्तियां आई, 68,000 और 68,500 और 69,000, हम सिलेक्शन हमारा हो नहीं पाया। अब क्या करें, देश की सबसे बड़ी भर्तियां थी वो 2, उसमें ये बोले कि हम शिक्षक थे। तुम 5 साल में एक बार भर्ती निकालोगे, तो क्या तुम्हारे हर महीना निकाली जाए? 10,000 20,000 निकालो, और जो लड़के इतने बेरोजगार होते आते हैं ना, हाँ, ठक्की निकाल देते हैं, फिर बाद में कहानी खत्म। जब फसल 3 बार, भर्ती भी 3 बार आई, भाई का ये कहना है। और आलू महंगा बिका है भाई, ये नहीं खुशी से बताएं कि आलू महंगा गया, वो नहीं बता रहे। 10 बीघा जमीन है, हम मानते तुम भाई तैयारी करके आते हो, ऐसा करके नहीं आते हैं। देखिए, भाई अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी 2 रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। नंबर 1 कि मैं किनारे चला जाऊं, पहले हुरा फैटिंग कर लीजिए, फिर आप लोग खाली हो जाएं, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाए तो मैं अंदर आ जाता हूं। अगर ऐसा नहीं करना है तो मेरी दूसरी सलाह मान लीजिए। दूसरी सलाह मेरी ये होगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के साथ आ रहा है ना, कोई भी व्यक्ति, कई बार रिपोर्टर को माइक में, हाथ में माइक लिए रिपोर्टर को, कई बार मुझे ये मेरे ख्याल से 3रा-4था लोकसभा चुनाव है जब से मैंने पत्रकारिता करनी शुरू की है, तो कई बार रिपोर्टर को पता होता है, और इसके अलावा कई सारी रिपोर्ट्स मैंने की हैं, तो कई बार रिपोर्टर को पता है कि कभी कोई सच बोल रहा है, कभी कोई झूठ बोल रहा है, कभी कोई आधी जानकारी दे रहा है, कभी कोई पूरी जानकारी दे रहा है, कभी कोई कुछ भी वजहों से अपनी स्थितियां नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो हमें ना बस इतना मानवीय होने की ज़रूरत है कि हम किसी को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए उसको हम मॉक ना करें, ठीक है। आप यहाँ पे बीजेपी के समर्थक होंगे, वो ये बोलेंगे कि फलाना परीक्षा में मेरा भाई हुआ था लेकिन इन्होंने यादव को बना दिया, मेरा भाई इस वजह से डिप्रेशन में है, ठीक है, ये मॉक करें। वो बोले कि हमारा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, हम जोमेटो चला रहे हैं, आप मॉक करें। हम प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, हम इतने मानवीय बने रह सकते हैं, इतनी सहजता और इतना ज़्यादा समझदारीपन हम सभी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं।
हम संवैधानिक तरीकों से बातचीत कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस किसी का यहाँ से दिल ना टूटे, ठीक है, ये ना प्लीज़ हम लोग ये ना करें, ठीक है। हाँ, अब आप कुछ बोल रहे थे, आई होप आपकी लाइन चेंज हो गई होगी अब। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस बेस को लेकर क्या बात पर्पस के हमसे पूछना चाहते हैं, मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ। अरे सवाल पर बोला कि आप, इन्होंने इनका सवाल है कि आपका सवाल क्या है? जी आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं उस बात पे हम चर्चा करें आपसे। क्या पूछा जाए बताइए। जो मन करें आप। हाँ बताओ क्या पूछे। जो मन करें। ये पूछे कि 10 साल में यहाँ मैनपुरी में क्या ऐसा हो गया, 10 साल के अंदर क्या बनवा दिया बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों ने जो क्या बनवा दिया जो हम बीजेपी के वोट दे दें, बता दो सर, बताओ। तो मैनपुरी के एक मैं जनता के सवाल ही आपके ऊपर डाल रहा हूं। सरकार केंद्र सरकार अरे सवाल हो गया चाचा, जवाब अब ये जवाब देंगे या मैं दे दूंगा? आप दे दीजिए। कोई नहीं आप दे दीजिए। मैनपुरी की बात कर रहे हो। मैनपुरी के अंदर 70 सालों से जो रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, जो डबल लाइन नहीं पड़ी, सिंगल लाइन थी, केवल एकमात्र ट्रेन यहाँ पे चलती थी जिससे हम दिल्ली जा पाते थे, कालिंदी एक्सप्रेस, पूरी लाइन का डबल लाइन हो गई है और इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो 70 सालों में जो काम नहीं हुआ विगत 10 सालों में हुआ है। अगर आपने पूछा उसका जवाब देता हूं मैं, पहला काम, ठीक। दूसरी बात जो कभी भी यहाँ पे लोगों को एक चीज नहीं मिल पाती थी कि हम लोगों को कहते थे कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अगर हम याद करो आज से 10-15 साल पहले के लिए कि अगर जो महिलाएं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती वो तो नित्य क्रिया आसानी से कर लेती थी, लेकिन क्या दिन में उनका अगर पेट खराब है कहाँ जाती, शर्म के मारे वो लोग अपना पेट दबाई बैठी रहती थी। और जो लगभग मान लीजिए लगभग 80% रोग होते हैं वो पेट जनित होते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा महिलाओं की आधी आबादी के बारे में तो वो शौचालय किया। ओके, आप आइए, आप उज्ज्वला योजना की बात करिए। जो महिलाएं और बहनें फूंकनी से फूंक रही थी उनको उज्ज्वला योजना के महिलाओं के बारे में कितना सोचा जाएगा। संसद के अंदर कानून ले आके आज भयमुक्त समाज की बात करते हैं हम। मैनपुरी, इसी मैनपुरी की बात करते हैं कि मैनपुरी के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी और जो मर्डर और जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगली लॉ एंड ऑर्डर हो गया और इतनी कल्याण हो गया, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, जल जीवन इन्होंने बता दिया कि आपको मिशन के तहत इतना शिक्षा का आपने यहाँ मैनपुरी में क्या बना, मैंने ये पूछा था आपसे क्या बनवा दिया। उनका ये तर्क होगा, मैं भी बता दे रहा हूँ, उनका ये तर्क होगा कि मैनपुरी के लिए ऐसा नहीं कि मैनपुरी को छोड़ दिया गया। वो जो चीजें हर जगह गई मैनपुरी में भी आई होंगी, मैनपुरी के भी गांवों में आई होंगी। भैया और काम बता दें। भैया केंद्र सरकार की बात हो रही है, तुमको इसका काउंटर तो दो। केंद्र सरकार में तो अभी डिम्पल यादव है यहाँ से, जो आपने रेलवे की जो आप बता रहे हो लाइन चल रही है, तो अभी तो सांसद डिम्पल यादव है यहाँ से। रेलवे से हुआ, सांसद निधि से नहीं हुआ। तो मतलब ये तो थोड़ा गड़बड़ा गया मामला। और फिर रोजगार युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? अच्छा, मुद्दा ये है कि इन्होंने क्या किया, हम बता रहे क्या किया युवाओं के लिए। जो आज की डेट में स्टूडेंट जो नौकरी मांग रहा है उसने कब पढ़ाई की है या कब पास आउट होके आया है। हम पास आउट होके आए नकल करके, है सब्जेक्ट पता नहीं है बीटीसी में। आप नकल करके पास हुए हैं? मैं नहीं हुआ हूँ ना, इसलिए मेरे 45% नंबर है, मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले का फॉर्म पड़ा हुआ है। नहीं अभी रुक जाइए, अभी आपके पास आते हैं। 45% था 10th क्लास में मेरे 45% आए, मैं नकल करके नहीं पास हुआ। 12 में मेरे हैं 61%, वो भी अकल से हैं मेरे। हम कब बोले नकल से, लेकिन आपने कहा कि हम नकल से पास हुए हैं। अभी सब लोगों के लिए बात बता रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आपने लोगों के परिप्रेक्ष्य में का माहौल जो बना हुआ है, पढ़ाई की जो धज्जियां उड़ाई गई है ना एजुकेशन की, वो मैं गिना रहा हूँ। जो आज का युवा नौकरी मांगता फिरता है, सब्जेक्ट पता नहीं है, सिलेबस पता नहीं है, नौकरी चाहिए हमें कलेक्टर बना दो, कलेक्टर की स्पेलिंग क्या है नहीं पता, बीएड कर चुके हैं, नौकरी चाहिए, बीएड में सिलेबस पता नहीं क्या है। मैंने भी अपने चैनल का जब शूट किया था उसमें सेम यही लाइन बोली जब मैंने उनसे पूछा सिलेबस क्या है। चलाते हैं? जी हाँ, मैं एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आप ही के पद चिन्हों पे मैं बड़ा हो रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कभी आपके साथ कोलैबोरेशन करने का शायद मौका मिले फ्यूचर में। अब मैं आपको एक मोटी ठोस नहीं, आपने उनकी तरफ नहीं घुमाएंगे ना। मेन चीज ये वो एक्चुअली उन्होंने मांगा था, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि आज की जनरेशन जो है उसकी सोच ये बनी हुई है कि नौकरी नौकरी नौकरी। क्या इस सरकार से या किसी दूसरी सरकार को लेकर के अगर ये चर्चा की जाए तो रेशियो उठा के देखा जाए तो क्या तब नौकरियां नहीं मिलती थी लोगों को? तब भी लोग बेरोजगार होते थे, आज भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो उसका रीजन सिर्फ सरकार नहीं है सर, उसका रीजन मॉडर्नाइजेशन है, जमाना। आप बताइए, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो क्या लोग जमाने में नहीं जीते थे? आज इलेक्ट्रिसिटी है तब भी जी रहे हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादातर नौकरियां करते थे, आज भी नौकरियां कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ फालतू घूम रहा हूँ।
सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, आज सर समझिए मेरी बात, सब मेरी बात, आपकी बात को मैं वो करता हूं जो आज के जमाने में युवा को करना चाहिए, क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। ये हुई ना बात। भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग पर जोर दे रही है, तो क्यों नहीं हम सुन पा रहे इस बात को? हाँ, सब रोजगार मिल रहा है। भाई साहब समझो हमारी बात। आप सोच रहे हो कि नौकरी नहीं मिल रही, यार नौकरी देने वाले बनो ना, क्यों लेने के चक्कर में पड़े हो? डायरेक्ट सेलिंग करो, खुद के आत्मसम्मान पे, रोजगार पर आत्मनिर्भर बनो ना। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है यार? नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। ये एक तो ना, हाँ बोलो रुको यार, ऐसा हंसाओ मत यार। बोलो। ऐसी कह रही है भैया। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। सुनो जी, देखो, मैं बहुत साफ बोलूंगा ना। साफ बोलो, मैं भी बोलूंगा फिर। हाँ, मैं मजा आएगा। साफ बोलने में मजा आता है। हाँ, नहीं मैं एकदम साफ बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें ना थोड़ा सा रेडिकल हूँ इस चीज को लेके। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल अरे मैटर है। सुनो, मैं थोड़ा अर्थशास्त्र जानता हूँ, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र की पढ़ाई। आगे बढ़ो। क्या कोरोना आ गया क्या? अच्छा आगे बढ़ो सर। अच्छा, तो मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ के सीखा हूँ। एक हमारे अर्थशास्त्र का शो होता था, वो भी मैं करता था। और मुझे जो लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, उसका एक छोटा सा जो सिद्धांत, अगर एक लाइन में उसको समअप किया जाए कि मेरे नीचे 2 जोड़ो, तुम अपने नीचे 4 जोड़ना, उसके नीचे 16 जोड़ेंगे, उसके नीचे 68 जोड़ेंगे, इस तरह से चलता है। ठीक है, 64 68 जो भी होता हो। और वो नौकरी का कमाई का बहुत फिजिबल मॉडल है नहीं भाई। और लोगों से हम 4000 3000 2000 रुपया जो भी होता है लेके उनको जोड़ते हैं। और कोई संदीप माहेश्वरी टाइप का बंदा, या कौन विवेक बिंद्रा टाइप का बंदा, और ये सब जो है आई कैन चेंज योर लाइफ टाइप का, संतोष नैयर, बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत सोनू शर्मा लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकले। हाँ, आपकी दुनिया बदल देंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ, अगला नाम भैया का होगा और हम भैया का नाम देंगे। तो यार मतलब ये ना बहुत मॉकिंग और बहुत ज्यादा। अब हमें आप ये सुनो आखिरी बस मेरी लाइफ, बहुत ज्यादा मॉकिंग और बहुत ज्यादा अनस्टेबल टाइप का मार्केट है ये नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आपके अनस्टेबिलिटी बहुत है इसमें। आपके पास कोई रिपोर्ट है इसकी? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग गलत है? कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? सुलिनी यूनिवर्सिटी नहीं, अगर नहीं सही है ये, आप पे कैसे रिपोर्ट? मैं बता रहा हूं, सुलिनी यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे हो, गूगल खोलो, सुलिनी यूनिवर्सिटी खोलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलो, बनारस यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें इसकी पढ़ाइयां हो रही हैं, इसकी डिग्री आ रही है सर। अरे जब पढ़ाइयां हो रही हैं, भारत सरकार पढ़ा, अपने नीचे 3 जोड़ो, इसकी पढ़ाई चल रही है। तुम कहाँ डूबे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनी है, तो उसको सरकार जब मान्य कर रही है। योगा का भी मिल रहा है, योगा आता कितने को है? योगा डिप्लोमा मिल रहा है, जो कर पाएगा, बात वो नहीं है, जो कर पाएगा वो उसी को तो होगा। तो डिग्रियां पढ़ाई की तो सभी को मिल रही है, फिर जो नौकरी है तो उसी को मिल रही है जिसको आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो आप ये बताओ, जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, केंद्रीय मंत्री आपकी स्मृति ईरानी है, अभी जो इंदिरा गांधी में 8 मार्च को वुमेन्स डे के इवेंट एक पूरा कह सकते हैं 1 लाख लोगों के साथ में जो सेमिनार किया था, उसमें वो क्यों आए थे? उन्होंने क्या बोला कि अब जो डायरेक्ट सेलिंग चल रही है वो एक अच्छे स्तर से चल रही है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। लोग लगातार इसको, जो सरकार जितने 5 सालों में सरकार नौकरी नहीं दे रही है, उससे ज्यादा रोजगार कह सकते हैं मिल रहा है लोगों को। पीयूष गोयल को पीयूष गोयल का मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले। पीयूष गोयल खुद अपना बिजनेस करते थे मुंबई में, वो बिजनेस डूब गया था। और पीयूष गोयल देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और अभी तो मंत्रालय का ही काम धाम है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। तो कई चीज़ों को डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अंतर होता है दोस्त। तुम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में को एक रख के देख रहे हो आप? डायरेक्ट सेलिंग क्या सर, आप बताएं। नहीं, आप बताओ। आपने पीयूष गोयल कोट किया ना जी, आपने कोट किया ना जी। आप बताओ, आप ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या, ये समझाओ। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ सर, हमको तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या ये बताओ। बिल्कुल बताता हूँ सर। आज मुकेश अंबानी का भारत में क्या है, आप मुझे बताइए। हमको ये बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है जिस व्यक्ति के साथ में कोई टीम काम करे उसका नेटवर्क है। अगर मैं प्रधान हूँ वर्तमान में, मेरे साथ में अगर 7 लोग 10 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, वो मेरी टीम यानी नेटवर्क है मेरा। ये समझ रहे हो? अगर मैं कोई डॉक्टर हूँ किसी हॉस्पिटल का, मेरे साथ में स्टाफ, मैं अगर 10 लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं स्टाफ में, वो हमारी टीम है, वो नेटवर्क है सर, उसे हम नेटवर्क बोलेंगे। तो तुम क्या प्रधान हो? जी नहीं, बिल्कुल प्रधान नहीं। तो तुम डॉक्टर हो? बिल्कुल नहीं डॉक्टर हूँ आराम से बात तो तुम क्या हो? बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ। तो तुम अगर मैं प्रधान होता, एक सेकंड, अगर मैं प्रधान होता, प्रधान बन जाता, डॉक्टर बन जाता, तो सर मैं अगर इतना मेरे से कह सकते हैं टैलेंट होता, पैसा होता, तो मैं कहीं भी अगर हॉस्पिटल खोल सकता था। मैं नेटवर्कर क्यों बना? क्योंकि मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं एक हॉस्पिटल खोल सकूँ, या कोई कॉलेज खोल सकूँ, या फिर भट्टा खोल सकूँ।
ना कोई मुकेश अंबानी हूँ। हमको अभी तक इस बात का जवाब नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? जवाब है ही नहीं सर। नेटवर्क शुरू किया था, इनसे पूछ लो। जवाब है नहीं भैया। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि हम अपने नीचे लोगों को लगाएं, उनको कामयाबी दिलाएं। कैसे? जैसे अब आप समझिए कैसे का मतलब ये है, अब आपको किसी चीज की नीड है, जैसे हमें घर में पता है कि हमारे बच्चे भूखे तो खाना खिलाना है, हम दुकान पे जाएंगे और वहां से सामान लाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ये दावा करती है कि वही सामान तुम हमारे यहाँ से लो, उस पर हम तुम्हें कमीशन देंगे। वो दुकानदार को कमीशन जो जा रहा है, जो उसके होलसेलर को जा रहा है, जो रिटेलर को जा रहा है, जो कंपनी वाले को जा रहा है, वो तुम्हें मिलेगा। कमीशन वाला हो गया, वो तुम्हें कमीशन वाला हो गया धंधा। वो तुम्हें मिलेगा। वो तो आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर लेगा ना, डायरेक्ट ले लेगा। मार्केट तुम्हारी नजर में क्या कोई तूफान है? अरे उसकी दूसरी परिभाषा है नेटवर्क। जी 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 सर। देखो सब क्या, सुनो यहाँ पे जितने भी युवा हैं मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐड तो ड्रीम 11 का भी होता है ना, ड्रीम 11 का, तो वो सट्टा बाजारी की ऐप है। आप लोग कभी भी जैसे कोई भी आ गया कि ये आ गया वो आ गया, उस बात पे नहीं जाना है, ठीक है। और जो बात बार बार नेटवर्किंग वाली हो रही है, नेटवर्किंग वाली क्या है, कहाँ से निकला है? एक जब कोई भी परमाणु टूटता तो उससे 3 चीज निकलती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे करके इन्होंने क्या कर रखा है, 1, 3, फिर 9, फिर 27, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। और चाहे कितनी बड़ी, चाहे एमवे रही हो, चाहे स्वदेशी रही हो, चाहे मार्केटिंग की आप कर रहे हो, आप जिस लेवल पे हो, मैं चाहूंगा आप सब मेरी शुभकामनाएं साथ हैं, लेकिन बड़े स्केल पे जब आप जाओगे तो ये चाहे कोई भी रही हो, बहुत बड़ी फेलियर ही साबित हुई है। आज तक कोई भी बड़ी कंपनी, आप मुझे बता दो, एक ना एक उसके नाम बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, चेंज होते हैं, और लेकिन लास्ट में उसमें फेलियर ही आनी है। उसकी रीजन आप समझिए कि अगर आज की डेट में आप बोले कि आपको जो सामान चाहिए, चलो ठीक है मुझे एक कोलगेट चाहिए, वो मुझे अगर किसी मेगा स्टोर में 50 रुपए का मिल रहा है तो आप भी मुझे 50 का दोगे। आप मुझे बताइए, आपको मिलेगा, फिर जो उसके नीचे 3 होंगे उनमें से मिलेगा, 27 में से मिलेगा, वो लास्ट में क्या होता है, कोई ना कोई जाके डूबेगा ही डूबेगा वो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो सपोज करो मैं बन गया आज, मुझसे कहा जाएगा मुझे पैसे कब मिलेंगे, जब मैं अपने नीचे 3 बनाऊंगा, ठीक है। मैं 3 कौन से बनाऊंगा, जो मेरे अपने होंगे, जो मुझे जानते होंगे, और लास्ट में कहीं ना कहीं पे जाके कुर्बानी देनी पड़ेगी किसी ना किसी को भी। एक सोचने वाली मैं ये कहना चाहूंगा, आप एक बार को ड्रीम 11 खेल लीजिए, आप शेयर मार्केट में आ जाइए, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात ना करें। भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे भैया आए थे हमारे पास, उन्होंने, हम बता रहे सुनिए तो, उन्होंने हमसे क्या कहा, अब नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदार हैं उनके नंबर लीजिए। भैया लिए नंबर, अब उनको हम बताएं कि आप ये सामान खरीदिए, कोई फोन नहीं उठा रहा। आप कह रहे 3 जोड़ो, यहाँ घर पे मम्मी नहीं सुन रही हमारी, हम 3 को कैसे जोड़ लेंगे? बात तो सुनो, वो तो पापा पिता क्या कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वही चीज है जैसे मछली के तेल में भुनना और उसको सर्व कराना, बस आपका रुपया आपको लौटाना और आपकी मारना, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको परेशान करना नहीं सर, जिस तरह मछली को मछली के तेल में भूनते हैं ना, वो बहुत से भाई साहब के मान लीजिए, आपको बहुत योग्यता करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका नेटवर्क मार्केट, आपका ही मजाक उड़ा रहे हैं यार, आप हंस रहे नहीं उड़ा रहे, हो सकता है आपका पूरा नेटवर्क मार्केट डूब जाए, पूरा नेटवर्क मार्केट कैश आउट हो जाए। 150 कंट्री, 150 कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग तभी तो ग्राफ नीचे जा रहा है। स्टार्टिंग है ना आपकी, ऐसे देखो पहुंचोगे तब पता चलेगा। भारत में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग किसने की है? अरे एक घोटाला, सारा घोटाला, ये सब देखो, अरे देखो सारा चिटफंड, देखो सुनो तब तो बताएं। अरे देखो, हाँ बताओ क्या चला। आज ये बताओ, आप डायरेक्ट, आप ये बताओ, डायरेक्ट सेलिंग को आप सारे लोग ये बोल रहे हैं फ्रॉड है, आपके हिसाब से कैसे फ्रॉड है? अरे नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग होती है, पढ़े लिखे होने का। ना हम आपसे क्यों जोड़ा, आप हमें ये तो बताओ, हम आपसे क्यों जोड़े? मेरे पास इसलिए जुड़ो कि आप एक दुकान से सामान जिंदगी भर खाओगे, दुकानदार 2 रुपए देगा क्या? तो वो हमारे अरे बोलो ना, चाचा की दुकान है, चाचा को जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? सबके चाचा की नहीं है, तुम्हारे चाचा है क्या? तुम्हारे चाचा के, वो चाचा तुम्हारी मार रहा है, मतलब क्या निकल रहा है? कोई एक कंपनी बताइए नेटवर्किंग मार्केटिंग की सबसे ऊपर हो, कोई एक कंपनी चाचा हो, इसलिए अच्छा सुनो चाचा की झूठ नहीं होगी। सुनो कोई एक कंपनी बताइए, बातचीत को बंद करते हैं।